जी, मैं आतिफ रज़ी तमाम देखने वालों को फ़ायाकून के प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस कंट्री के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है पैराग्वे। अब सवाल ये पैदा होता है पैराग्वे क्यों, क्या फ़ायदा पैराग्वे जाने का। पैराग्वे जाने के बेसिकली 3 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आप वहाँ से अमेरिका जा सकते हैं। नंबर 2, वहाँ से आप कनाडा जा सकते हैं। नंबर 3, पैराग्वे की रेजिडेंस जो है वो आसानी से मिल जाती है। अब जब रेजिडेंस आराम से मिल जाती है तो उसके रेजिडेंस की बुनियाद पे आप अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आजकल मैस डेपोटेशन जो है वो प्रोसेस में है। तो जो करंट पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की वो बहुत स्ट्रिक्ट है आजकल इमिग्रेंट्स के हवाले से। सो कैनेडा इज़ बेटर ऑप्शन। कैनेडा ऑफ कोर्स इज़ एन अमेजिंग कंट्री। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप कनाडा अप्लाई करते हैं तो आप पाकिस्तान से कनाडा अप्लाई आराम से नहीं जा सकते। सबको मालूम है बहुत मुश्किल है। कनाडा 2023 में बहुत वीज़ाज़ दिए लेकिन बहुत सारे लोग जाके स्लिप हो गए और उनके मखसूस 3, 4, 5 कंट्रीज़ वहीं पे जाके सारे के सारे लोगों ने रश कर दिया और अब वो वीज़ा बिल्कुल भी नहीं दे रहा, बहुत मुश्किल हो गया। मासवाई के वर्क परमिट्स चल रहे हैं प्रोसेस में भी। खैर वापस आते हैं। पैराग्वे रेजिडेंस आपको बहुत जल्दी दे देता है। इसके 3 फेजेस हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 1 ईयर में। अब सबसे पहले तो पहला जो बेनिफिट ये हो गया कि आपको रेजिडेंस मिल गई। अगर रेजिडेंस मिल गई तो आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे रहते भी जाते हैं तो अच्छी बात। फॉर एग्जांपल आप अगर वहाँ पे नहीं रहना चाहते तो आप वहाँ से उसके रेजिडेंस की बुनियाद पर कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं जो कि बहुत आसानी से लग जाता है। लेकिन कनाडा का वीज़ा जो लोकल्स के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अब आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी आपसे पूछेगी कि आप अपने मदरलैंड से जाके क्यों नहीं वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका जवाब आप देंगे जी कि मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, ये मेरी TRC है, मेरा रेजिडेंट कार्ड है, मैं अब यहाँ पे मुकीम हूँ, इसकी बुनियाद पर मैं यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। सो कानूनी तौर पर मेरे पास राइट है कि मैं जहाँ का रेजिडेंट हूँ वहाँ से मैं वीज़ा अप्लाई कर सकूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बैंक में आपके अगर अप्रॉक्सीमेट $5000 के करीब अमाउंट आपके बैंक में पड़ी हुई है तो बहुत आराम से आपको कनाडा वीज़ा दे देगा, बिकॉज थोड़े बहुत पैसे यानी अप्रॉक्सीमेट $5000 प्लस रेजिडेंस ऑफ पैराग्वे। अब पैराग्वे बेसिकली साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज को अगर वो कानूनी तौर पर देखें, अमेरिका भी जो डिस्करेज करता है साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, वो करता है इलीगल जो ये वहाँ पे पहुँचते हैं, इसको ये डिस्करेज करता है। अब जो करंट अमेरिकन पॉलिसीज़ भी हैं वो ये कह रही हैं कि ये इलीगल नहीं, लीगली आओ। अब लीगल आएंगे तो आप वहाँ पे कानूनी तौर पर कुछ भी करेंगे, वहाँ पे आके आप रेजिडेंस लें किसी भी तरीके से और टैक्स पे करें। अब होता क्या है, मैक्सिको से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ जाके इलीगली एंटर होते हैं कंट्री में, अमेरिका में एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मैं। अब उससे नुकसान क्या होता है कंट्री को कि वो जो करंट गवर्नमेंट है वो भी यही बात करी, ऑब्जेक्शन करी कि हमारा लोगों का पैसा ये लोग खा जाते हैं, टैक्स ये पे नहीं कर रहे हैं, जो कमाते हैं हमारे लोगों के नौकरियां जो सी ये ले जाते हैं, पैसे दे कोई नहीं रहे, टैक्स हुकूमत को मिलता कोई नहीं। वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो पैराग्वे कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। पैराग्वे इज ए ग्रीन कंट्री, लश फॉरेस्ट, और आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि सिर्फ 14% जो कंट्री है वो पॉपुलेटेड है और बाकी जो उनसे के सारा खाली है। अब जब एक मुल्क इमेजिन करें कि सिर्फ 14% पॉपुलेटेड है यानी कि आबाद है, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क के लिए 14% आबादी का लोड उठाना, उनके अखराजात उठाना, उनको मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होगा। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान से मुवाजना करते हैं। अब पाकिस्तान में आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इरिगेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नहरी महकमा, अनहार जो है नहर का जो होता है, फॉरेस्ट जंगलात हैं कितने, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है पूरे मुल्क की, सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में लोग सैलरीज ले रहे हैं। उसके बाद एक्साइज में आ जाएं, इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं है, जो हुकूमत के ऊपर। अब PIA के इतने जहाज नहीं, जितने कई गुना ज़्यादा जहाज़ों की तादाद से कई गुना ज़्यादा हज़ारों की तादाद में PIA का स्टाफ सैलरी ले रहा है।
अब वापस मैं बात फैलती है, मैं बात के ऊपर रहता हूँ। अब जब मुल्क की आबादी और हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 23 से 24 करोड़ है, इतनी आवाम को पालना, और 70% पॉपुलेटेड है हमारा मुल्क, तकरीबन ऑलमोस्ट 30% खाली है, या 60 कह लें, 60 to 70% कह लें, तो भी एक बहुत बड़ा लोड है जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब इस वजह से पैराग्वे में जो गवर्नमेंट है वो टीआरसी या पीआरसी, पहले टीआरसी होती है टेम्परेरी रेजिडेंस, उसके बाद ऑफ कोर्स वो एक साल भर के बाद परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हुकूमत को ऐसा करने में क्यों थोड़ी आसानी है, इतनी मुश्किल नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर लोड कम है। अब बात करते हैं जो लिविंग है वहाँ की, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता मुल्क है, यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, इस हद तक आप हैरान होंगे। और जो कंट्री है वो स्टेबल है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, यानी मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर स्टेबल है। एक ये बेनिफिट हो गया, जब एक मुल्क मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर स्टेबल होगा तो ऑफ कोर्स उसमें खुशहाली आएगी। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन एक बात कि टीआरसी और पीआरसी मिल जाती है, इसका सबूत ये है कि तकरीबन 1,60,000 जो फॉरेनर्स वहाँ पे रह रहे हैं, ये कोई हवा में बात नहीं है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जिसको कोई बंदा भी तस्दीक कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1,60,000 फॉरेनर्स, किसी मुल्क में अगर 1,60,000 फॉरेनर्स रह रहे हैं तो वो सारे गैर कानूनी तौर पर तो नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग रेजिडेंस दे रहे हैं, देते हैं, और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस में उसको कन्वर्ट भी कर देते हैं, इस बात का सबूत है। लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की ऑफकोर्स स्पेनिश है, गुआरानी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो भी बोलते हैं, लेकिन आपको स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि जिस मुल्क में भी जाएं लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। जब भी आपने किसी मुल्क में जाना और वहाँ पे कामयाबी हासिल करनी तो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये तो खैर एक बुनियादी चीज़ है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 0% टैक्स है, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टैक्स की शरह अल्लाह अकबर, बस यही कहा जा सकता है। और ओवरऑल जो कंट्री में टैक्स है, जो ओवरऑल जो आपका टैक्स है वो दैट इज जस्ट 10%, इससे कम क्या होगा, सिर्फ 10%। ओवरऑल जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो 10% है। इसकी वजह से जो वहाँ पे महंगाई नहीं है। इसी अब ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी, मुआशी और सिर्फ 10% टैक्स की शरह की वजह से इसको ज्यूल ऑफ द साउथ अमेरिका का लक़ब दिया गया है। पैराग्वे साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका के ज्यूल का लक़ब इसको दिया गया। ये सारी वजूहत, इस सिक्योर्ड, पीसफुल है, पुरअमन है, सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद ये कि जो ये क्या कहते हैं इसको, ग्रोथ की जो रेशो इतनी हाई होने की वजह से, सिक्योरिटी की शरह इतनी अच्छी होने की वजह से, सिक्योरिटी के हालात इतने अच्छे होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त। ग्रोथ इसी वजह से तो ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, बिकॉज इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स वहीं पे आते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स क्यों कम आ रहे हैं? कुछ लोगों ने ईमान का हिस्सा बना लिया कि सिर्फ इमरान खान ही हुकूमत में आएगा तो हमें रिलीफ मिल सकता है, वो मसीहा और वही हमें निजात दिला सकता है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इस वक्त आनी कम हो गई। जो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है उनके मुताबिक सिर्फ वही है जो सारे मामलात को हैंडल कर सकते हैं और उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। अब एक सियासी झगड़ा चल रहा है। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के माहौल में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने इन्वेस्टमेंट रोक ली। अब पैराग्वे जैसे मुल्क में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, उसका रुझान बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? बिकॉज वहां पे पीस, सिक्योरिटी, सियासी स्टेबिलिटी है, टैक्स की शरह कम है, यानी लोगों का सांस लेना मुहाल नहीं हो गया। अब जब टैक्स की शरह कम है तो बिजली का बिल भी कम, हर चीज में कमी आ गई। ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये सारी चीजें जो उनसे आपको बेनिफिट देती हैं, वहां पे उसको क्या कहते हैं, आपको इनकरेज करती हैं कि आप वहां पे आए और वहां पे रहें और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। अब जो वहाँ के रेजिडेंस लेने का जो एक आसान तरीका है, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बात कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई पैसे नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे किसी तरीके से पहुँच गया है, वहाँ जाने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप रेजिडेंस भी नहीं ले सकते और बिल्कुल एम्प्टी हैंड है, तो फिर एक आसान हल होता है असाइलम का। असाइलम लेने के बाद आपको कनाडा जाने में समझें कि आपको अप्रॉक्सीमेट 2-1 साल लग जाएंगे, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। अगर वहाँ से किसी का मोटिव ये कि वो वहाँ से आगे जाना चाह रहा है, तो एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ।
असाइलम लेने के सूरत में सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक लॉयर हायर करें। कुछ लोग खुद से जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में जाके, आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना के लेके जाएं, पीटीआई के ले जाएं। आजकल पीटीआई के बेसिस पे बाहर बहुत ज़्यादा असाइलम्स मिल रहे हैं। सबको मालूम है कि पीटीआई के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पकड़ दकड़ हो रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना के ले जाएं और उनके ब्याह पे वहाँ पे जाके आपने असाइलम अप्लाई कर दिया। अब लॉयर हायर करें। लॉयर आपसे पैसे तो लेता, लेकिन आपको वहाँ पे टिका लेता है, आपको वहाँ पे जमा लेता है, निकलने नहीं देता, आपके जो पाँव वो मजबूत कर देता है। आप वहाँ पे काम भी करें। अपनी अगर 10% इनकम भी आप वकील को देते जाते हैं तो सेंसिबल बात यह है कि गो थ्रू अ लॉयर, लेट लॉयर टेक केयर ऑफ दिस हेडेक। उसको हैंडल करने दें सारे मसले को, मुसीबतों को, ऑल योर इश्यूज। ठीक है, लेट योर लॉयर हैंडल ऑल द इश्यूज एंड ऑब्स्टिकल्स। अच्छा खैर, फॉर एग्जांपल ये तो प्लान बी है, मैं बी की तरफ नहीं जाऊंगा, प्लान ए की तरफ रखते हैं। अब आपके बैंक में लगभग $5,000 के करीब है फॉर एग्जांपल। इससे आपको पीआरसी मिलने भी बहुत आसानी, प्लस आपको जब पीआरसी मिल गई, जब रेजिडेंस मिल गया, तो आपको किसी और कंट्री का, कनाडा आता है कि कनाडा जैसी कंट्री या किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा हासिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नंबर 2 बात यह है कि बल्कि पहले से बात आते हैं कि सबसे पहले तो बैंक में आपके पास लगभग $4-5 हज़ार तो होने चाहिए वहाँ पे, यानी 7 यहाँ से लेके जाएं। आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके लिए चाहिए क्या होगा रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए? पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट। अब बात आ गई ना बैंक स्टेटमेंट की। अब बैंक स्टेटमेंट में बैंक में कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो बैंक स्टेटमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? आप वहाँ पे आपको जाके फॉर एग्जांपल कहते हैं जी मैं एक छोटा सा आप स्टॉल बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल माइनर लेवल पे बात करें, अब तो शॉप ले लें, बहुत छोटी सी शॉप ले लें। और मैं अभी आपको कुछ बिजनेस के आइडियाज़ भी देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल छोटे से छोटे वेंचर के लिए भी थोड़े बहुत पैसे तो होने चाहिए। अब आपको टीआरसी अप्लाई करने के लिए, रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आप यहाँ से बनवा के साथ लेके जाएं पाकिस्तान से। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लेके जाएं साथ। अब इसमें एक मेजर चीज़ जो सी है वो है बैंक स्टेटमेंट। थोड़े बहुत पैसे साथ लेके जाएं ताकि आपके बैंक बिल्कुल खाली ना हो, वहाँ पे अकाउंट खुलवाएं। अब ये जब टीआरसी आप रेजिडेंस अप्लाई करते हैं और इसके लिए आपको वो इजाज़त देते हैं कि आप बैंक खोलें, बैंक में अकाउंट खुलवा के उनकी अप्रूवल की बुनियाद पर आपको लेटर मिलता है, उनकी अप्रूवल की बुनियाद पर कि जी मैं टीआरसी प्रोसेस में आई वांट टू ओपन अप माय अकाउंट, तो प्लीज लेट मी ओपन अप माय अकाउंट इन योर प्रेस्टिजियस इन योर एस्टीम बैंक। आप मुझे अकाउंट खोलने दें। अकाउंट खोल के आप वो वहाँ पे जाके जमा करा के आप जरूरी नहीं कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप इमिग्रेशन के पास लेके जाएं। बैंक में पैसे डालें, उसकी आपको वो आप 2-4 दिन के बाद स्टेटमेंट निकला लें, वो दे देंगे जनाब कहाँ जी इतने पैसे इसके बैंक में मौजूद है। आप वो पैसे लेके उनके पास चले गए और बैंक स्टेटमेंट लेके इमिग्रेशन के पास चले गए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो अपने मुल्क से आप लेके गए हुए हैं, प्लस आप बर्थ सर्टिफिकेट, प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब आप 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए और ये चीज़ें आप लेके वहाँ पे चले गए। और अब बात आती है आपको टीआरसी मिल गया, इस बारे में मैंने बता दिया आपने करना क्या है। अब यानी कि फ़ायदा क्या है मतलब रेजिडेंस लेने का। अब बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ में आप एक छोटा सा स्टॉल बना सकते हैं। पैराग्वे में आपको एक हैरानगी की बात मैं ये बताऊं कि बहुत आसान है, किसी भी हत्ता कि सड़क पे भी स्टॉल लगा लें, वहाँ पे पकड़ धकड़ नहीं है। लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, गारमेंट्स का स्टॉल लगा लें, टी शर्ट्स का लगा लें, पोलो टी शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट्स, प्लस डेनिम की पैंट्स, जीन की जो पैंट्स होती है, जीन आपने पैंट लगा ली, डेनिम की पैंट या जीन्स की पैंट जो इसका स्टॉल लगा लें, टी शर्ट्स का लगा लें, राउंड नेक टी शर्ट्स का लगा लें, पोलो का लगा लें। उसके बाद एक स्मॉल आप शॉप लेके पिज्ज़ा या बर्गर कॉर्नर आपने ये खोल लिया, बर्गर शॉप खोली, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। प्लस जो है आप फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल के बहुत दीवाने हैं लोग, खाली पैराग्वे नहीं पूरा साउथ अमेरिका क्रेजी है फुटबॉल को लेकर। तो फुटबॉल बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे बच्चे गली मोहल्लों में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वहाँ पे गली मोहल्लों में हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। इसलिए फुटबॉल जब खेलेंगे तो वो बिकेगा भी बहुत ज़्यादा, तो फुटबॉल बहुत बिकता है। तो आप फुटबॉल का एक स्टॉल भी लगा सकते हैं। फुटबॉल का स्टॉल के बाद आप ये भी कर सकते हैं, जारी बात आपके पीछे बहन भाई कज़न वगैरह कोई भी हो, आप पाकिस्तान से फुटबॉल मंगाएं। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में फुटबॉल, बेहतरीन फुटबॉल बनता है, सस्ता भी है। फुटबॉल की एक लॉट मंगा ली, हफ्ते बाद आपने 100 या 500 फुटबॉल भी मंगा लेते हैं। और अगर आप एक हफ्ते में 500 फुटबॉल बेच लेते हैं, आप उसकी होलसेल भी कर लेते हैं। आप कहते हैं जी मैंने स्टॉल भी नहीं लगाना, तो आप वो फुटबॉल लेके जाके दुकानों पे उनको होलसेल करते जाए, जनाब मैं फुटबॉल बेच रहा हूँ, मेरे से फुटबॉल ले लें, जो आप बेच रहे हैं उससे कम कीमत में। ऑफ कोर्स जो वहाँ बेच रहा है, आपने पाकिस्तान से मंगाया, उसकी निस्बत पाकिस्तान का फुटबॉल बहुत सस्ता है। तो फुटबॉल का बिजनेस, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। खैर अब मैंने आपको ओवरऑल तकरीबन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडियाज़ दिए हैं। और अब
बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपने सिर्फ हिम्मत करनी है। इस छोटी सी मुख्तसर वीडियो में आपको मैं इतना कुछ ही समझा सकता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हमेशा कहता हूँ हिम्मत करें। फ्यूचर फेवर्स द ब्रेव। बुज़दिलों की तो जो है ना मुस्तकबिल क्या, कुदरत क्या, कोई भी नहीं मदद करता बुज़दिलों की। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ऐसे बोला जाता है कि फॉर्च्यून यानी मुकद्दर, तकदीर जो है वो बहादुर लोगों की मदद करती है। सो बी ब्रेव, घर से निकलें। अब आपको छोटी छोटी चीज़ें में ये टिप्स बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, इनसे इस्तेफादा हासिल करें और अपनी मंजिल पे पहुँचने की कोशिश करें। एंड में आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। बहुत शुक्रिया। आतिफ रिजवी का सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।